साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से शिवांश ऑनलाइन स्टडी में। तो साथियों हमारे डेली जीएस क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जीएस डेली। तो यहाँ पर हम लोग पीवाई क्यूज़ लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पीवाई क्यूज़ हमारा स्टार्ट है यहाँ पर। जीएस की हमारी क्लास चल रही है फिलहाल, और ये हमारा 225 का राज्य निर्वाचन आयोग की जो परीक्षा हुई थी आरोप, ठीक है, समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है जीएस का, उसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्रीवियस पार्ट्स में हमने लगभग 56 क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रश्न पत्र से इतना हम लोग इसको कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताते हुए चलता हूँ साथ ही साथ कि एक प्रश्न से आपके 5 से 6 अन्य फैक्ट निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि एक प्रश्न से आपके 5 से 6 निकल कर आ रहे हैं तो इंटू 5 कीजिए, तो आपको लगभग 280 प्रश्न, ठीक है, 280 प्रश्न आपको अभी तक मिल चुके हैं। ठीक है, यानी कि 280 फैक्ट्स आपके पास हैं। ठीक है, तो 280 फैक्ट्स, ये बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर इनकी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा, सभी ये जितने भी क्वेश्चन हमने अभी चर्चा की है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक इस जो हमारी प्रीवियस जितनी भी वीडियो अभी तक हमने कर चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप लोग प्लेलिस्ट पर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, प्लेलिस्ट है आपका जीएस पीवाईक्यू करके। ठीक है, जीएस की जीएस पीवाईक्यू करके, और हिंदी के लिए हिंदी पीवाईक्यू करके, दो ये अलग अलग प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आगामी परीक्षा आपकी कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय और व्यक्तिक सहायक और ईओटीआरआई की जो परीक्षा अभी आपकी आने वाली है रिसेंट में, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, बाकी समस्त जितनी भी परीक्षाएं यहाँ पर यूके एसएससी और यूके पीएससी के द्वारा आयोजित होती है, उन सभी के लिए ये कंटेंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए आगे आज हम लोग बात करते हैं 57 से, हमारा जो आज का प्रश्न है। तो देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 57, तो आपका उत्तराखंड जीएस से है। यानी कि पहला प्रश्न है जो आज का, लोक साहित्य में आचरी किससे संबंधित है। ठीक है, तो लोक साहित्य में जो आचरी नाम का एक शब्द है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अविवाहित कन्या की प्रेतात्मा, या फिर ऑप्शन बी है शिकार में मारे गए व्यक्ति की प्रेतात्मा, या फिर सी अविवाहित युवक की प्रेतात्मा, और डी विधवा की प्रेतात्मा। तो डी ऑप्शन में है नहीं, ये राइट आंसर है नहीं। अविवाहित युवक वाला ये भी नहीं है, शिकार में मारे गए व्यक्ति की प्रेतात्मा ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अविवाहित कन्या की प्रेतात्मा। इसके लिए लोक साहित्य में आचरी शब्द का यूज किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 58, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ठीक है, यानी कि एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई नीति लागू की गई है। तो उत्तराखंड ने यहाँ पर किस वर्ष एमएसएमई की नीति को लागू किया। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। ठीक है, क्योंकि बार बार इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग उत्तराखंड में सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की पहली एमएसएमई, ठीक है, अब जो ये ऑप्शंस हैं इसकी जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहली एमएसएमई नीति की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की पहली एमएसएमई की जो नीति है वो 11 फरवरी 2015, ठीक है, तो यहाँ पर 11 फरवरी 2015, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर वर्ष पूछे सीधा सीधा, अगर पूरी डेट है वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि पूरा डाटा, पूरी डिटेल डेट पूछी जा रही है वर्तमान में। ठीक है, तो पहली, यानी कि उत्तराखंड राज्य में जो आपका पहली एमएसएमई जो नीति है वो आपका कब लागू हुई है, 11 फरवरी 2015 को लागू की गई थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है समय समय पर इसमें क्या है कि बदलाव किए गए, और हाल ही में सरकार ने एक नई, ठीक है, हाल ही में सरकार ने उत्तराखंड एमएसएमई 223, ठीक है, ये नई नीति है। ठीक है, इसके बाद वाली, ठीक है, इस नीति को कब से लागू किया गया। यह नीति आपकी 6 सितंबर, यानी कि 6 सितंबर 2023 में
नई एमएसएमई नीति को लागू कर दिया गया। अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि उत्तराखंड राज्य में पहली एमएसएमई, ठीक है, पहली एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की नीति कब से लागू हुई है, तो डायरेक्ट आपका ईयर 2015, फुल डेट है तो 11 फरवरी 2015। उसके बाद यदि समय समय पर जो संशोधन इसमें बदलाव किए गए तो अभी नई उत्तराखंड एमएसएमई नीति के बारे में पूछेगा तो 2023, जो कि पूरी डेट है इसकी 6 सितंबर 2023, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एमएसएमई जो तो इसका थोड़ा सा उत्तराखंड की जो एमएसएमई नीति है उससे जुड़े थोड़े से मुख्य जो पॉइंट्स हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा, पहली एमएसएमई नीति मैं आपको बता चुका हूँ 11 फरवरी 2015। उसके बाद संशोधित की भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहली एमएसएमई नीति थी इसमें, ठीक है, तो राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, ठीक है, राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने व पलायन रोकने के लिए, ठीक है। तो पहली नीति का जो उद्देश्य था यहाँ पर क्या था, ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो राज्य में जो पहली एमएसएमई नीति है उसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने के लिए, ठीक है, यह नीति घोषित की गई। अब लेकिन इसके बाद जो संशोधित 2023 वाली थी, 2023 एमएसएमई, इसका भी थोड़ा सा उद्देश्य आप लोग जान लें। इसमें क्या था कि नई परिस्थितियों और बाजार की मांग को देखते हुए, ठीक है, नई परिस्थितियों को बाजार की मांग को देखते हुए इस नीति को क्या है लागू किया गया। तो यहाँ पर देखिए अगर जो ये आपकी नीतियाँ हैं, नीतियों के जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी श्रेणियाँ अलग अलग बटी हुई है, कैटेगरी ए, ठीक है, इसमें अलग अलग श्रेणियाँ बटी है, ठीक है, पहली श्रेणी। और इसके बाद है जो नेक्स्ट अगली जो कैटेगरी है उसमें बी सी डी कैटेगरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें डिवाइड है। तो कैटेगरी ए के अंतर्गत आपका अति दुर्गम क्षेत्र इसमें शामिल है, जैसे कि आपका उत्तराखंड में पिथौरागढ़, ठीक है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, ठीक है। इस प्रकार से ये जिले यहाँ पर पहाड़ी जिले इसमें रखा गया है, ठीक है, जहाँ उद्योगों को 40% तक की सबसे अधिक कैपिटल सब्सिडी मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो श्रेणी ए में कहाँ पर 40%, ठीक है, यहाँ पर उद्योगों को क्या है 40% तक की सबसे अधिक कैपिटल सब्सिडी मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए जो इसमें कैटेगरी बी सी डी है, बी सी डी के अंतर्गत इन श्रेणियों में मैदानी और कम दुर्गम क्षेत्र, ठीक है, इसमें क्या शामिल है, मैदानी ऑब्लिक कम दुर्गम क्षेत्र इसमें आते हैं, ठीक है, जहां दूरी और सुगमता के हिसाब से सब्सिडी 35%, 30%, 15%, ठीक है। तो 35%, 30% और 15% किस हिसाब से है ये, जहाँ पर दूरी और सुगमता के हिसाब से ये सब्सिडी यहाँ पर निर्धारित की जाती है, जैसे कि 35%, 30% और 15%। ये परसेंट भी आप लोग को ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा जो श्रेणी आपका BCD है जिसमें मैदानी और कम दुर्गम क्षेत्र है, उसके अंतर्गत सब्सिडी का जो क्राइटेरिया वो क्या रखा गया है, तो 35%, 30% और 15%। यह किस हिसाब से दूरी और सुगमता के आधार पर। और जो इसके अंदर कैटेगरी ए है उस पर कितना सब्सिडी है आपका उद्योगों में 40%, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए साथियों इसमें आज का अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी एक योजना लागू है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं आपका, ठीक है, महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, जिसमें कि आपको मैं यहाँ पर 2 से 3 योजनाएं जो है मैं आपको यहाँ पर आज की क्लास में है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। तो देखिए इसमें उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी एक योजना लागू है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। तो उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए आपका परंपरागत कृषि विकास योजना यहाँ पर लागू है, ठीक है।
तो यहाँ पर परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY, ठीक है, इसको PKVY, ठीक है, PKVY क्या आपका जैविक और रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र केंद्र द्वारा यानी, ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है आपकी परंपरागत कृषि विकास योजना। अब देखिए इसकी शुरुआत की बात करेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना इसकी शुरू की बात करें तो जिसे राज्य में वर्ष 2015 से लगातार लागू किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत की बात होगी राज्य में, तो आपका परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 से शुरू इसको किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है आपकी परंपरागत रूप से यानी कि जो हमारे पूर्वज यूज किया करते थे जिस हिसाब से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो खेती हमारे पूर्वज यानी कि गोबर की खाद आ जाएगी, गोबर की खाद, कंपोस्ट और प्राकृतिक तरीकों से करते थे जो, ठीक है। तो इसमें उसे आज के वैज्ञानिक तरीकों के साथ मिलाकर दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया ही क्या है आपकी परंपरागत कृषि कहलाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे आसान शब्दों में, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत आपकी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक यह ऐसी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य रसायन मुक्त, ठीक है, रसायन मुक्त और जैविक खेती को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 2015 से राज्य में शुरू इसको किया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है यह प्रश्न। देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2023-24 का है। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की GSDP, ठीक है, GSDP यानी कि स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी थी, ठीक है। तो 2023-24 का यह प्रश्न था क्योंकि यह 2025 का प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो इसमें 2023-24 का ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की GSDP वृद्धि दर थी वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.58% थी, ठीक है। अब देखिए जो अभी रिसेंट का पूछ सकता है यहाँ पर, जो आप अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो 2025-26 के लिए हम लोग देखें 2025-26, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें भी इसका जिक्र है कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड की अनुमानित आर्थिक विकास दर आपकी 7.23% रही है, ठीक है। जबकि आगामी वर्ष अगर 2026-27 की हम लोग अनुमानित देखें, 2026-27 का अनुमान इसकी बात करें तो लगभग GSDP वृद्धि दर 8.2% यहाँ पर अनुमानित की गई है। तो आपको ये दोनों ही आपको क्लियर करने हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी कई बार यहाँ पर परीक्षाओं में आया है। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादों को निम्न में से किस ब्रांड के नाम से विक्रय करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री ब्रांड, ठीक है। तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से यहाँ पर विक्रय होता है। तो आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में चलाई जा रही कैंपा यानी कि CAMPA, ठीक है, कैंपा योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में एक के बाद एक नई यहाँ पर योजनाएं आपको देखने को मिल रही है और इन योजनाओं का डिटेल हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते हुए चल रहे हैं साथ ही साथ। तो देखिए आपको अगर कैंपा के बारे में अगर पूछा जाए तो कैंपा आपका इसका थोड़ा सा इंग्लिश में जो आपका फुल फॉर्म है आपका कंपेंसट्री एफोर्सेशन कंपेंसरी एफोर्सेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इसका पूरा आपका फुल फॉर्म रहेगा, ठीक है। जिसका कि आपका हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा इसका, ठीक है, मीनिंग। इसमें देखिए अब इस योजना का जो ये बोल रहा है कि इस योजना का निम्न में से किस क्षेत्र से इसका संबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका वन क्षेत्र से इस योजना का संबंध है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैधानिक प्राधिकरण और यह योजना है, ठीक है। तो यह योजना वन विभाग के द्वारा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य गैर वन कार्यों जैसे सड़क निर्माण, ठीक है, जैसे सड़क निर्माण, बांध निर्माण,
या विकास परियोजनाएं, ठीक है। इसके लिए काटी गई वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति 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 वनीकरण क्षतिपूर्ति वनीकरण यानी कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन करना और पर्यावरण के नुकसान की भरपाई करना है, यानी कि वन के बदले वन, ठीक है। जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है, जैसे कि अगर सड़क निर्माण हुआ है फॉरेस्ट वाले एरिया में, अधिक से अधिक वन काटे गए जिसके लिए, और यहाँ बांध का निर्माण करते समय अधिक से अधिक वनों का जो क्षतिपूर्ति हुई है, ठीक है, क्षति हुई है, तो अन्य विकास योजनाओं के माध्यम से जितनी भी क्षति हुई है, ठीक है, वन क्षेत्र में, तो इसके बाद आपका भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण यहाँ पर करना ही और पर्यावरण के नुकसान की भरपाई करना इस कैंपास यानी कि CAMPA योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं कैंपा, इसके जो आपका अलग अलग इन शब्दों का तात्पर्य है यहाँ पर, ठीक है। C फॉर कंपेंसेटरी मैंने बोला था, तो यहाँ पर इसका मतलब है क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि इस शब्द का क्या मीनिंग है, क्षतिपूर्ति का क्या मतलब है, नुकसान की भरपाई करना। इसके बाद है एफोरेस्टेशन, ठीक है, एफोरेस्टेशन वनीकरण, ठीक है, तो वनीकरण इसका मतलब है, ठीक है। इसके बाद फंड मैनेजमेंट यानी कि कोष प्रबंधन, ठीक है। फंड मैनेजमेंट का मतलब है आपका कोष प्रबंधन, कोष का प्रबंधन, ठीक है, कोष प्रबंधन। बाकी आपका प्लानिंग अथॉरिटी है फाइनली, तो प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि योजना प्राधिकरण, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए अगर इस योजना की हम लोग शुरुआत की बात करें, तो इस योजना की जो शुरुआती नींव थी वर्ष 2002 में इसकी नींव पड़ी थी, ठीक है, 2002 में इसकी शुरुआती नींव थी, ठीक है। तो लेकिन इसका जो मेन प्रश्न पूछा जाएगा, अगर ईयर पूछा जाएगा, तो इसमें 30 सितंबर 2018 से आपका, ठीक है, ये प्रभावी रूप से, ठीक है, क्योंकि इसमें नए कानून और नियम लागू होने के बाद यानी कि 30 सितंबर 2018 से अभी तक इसमें, तो यह एक हिसाब से आपका नए कानून के रूप में इसका अच्छे से स्थायित्व आया है, ठीक है। तो 30 सितंबर 2018 वाली आपकी डेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह प्रश्न भी योजना से संबंधित आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है 63, उत्तराखंड की निम्नलिखित हवाई पट्टियों में से कौन सी एक अपने जनपद से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, देखिए जौलीग्रांट आपका सुमेलित है, देहरादून, बी गौचर आपका चमोली, ये सुमेलित। इसके बाद है आपका C नैनीसैनी पिथौरागढ़, ये भी सुमेलित है। इसके बाद D चिंदयाली सोन, ठीक है, ये आपका टिहरी गढ़वाल, ये सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है, तो आपका उत्तरकाशी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है आज का, पर्यावरण संरक्षण संबंधी निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा एक देहरादून में स्थित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा देहरादून में स्थित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला इसमें ऑप्शन है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये आपका देहरादून में स्थित है। अगला है D जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि यही आपका जो ऐसा है कि देहरादून में स्थित नहीं है। तो इसकी लोकेशन है आपका कहाँ स्थित है, ये आपका अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ये आपका स्थित है, ठीक है। अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल नामक, ठीक है, कोसी कटारमल, आपको अच्छे से इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। कोसी कटारमल नामक स्थान पर यह स्थित है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आज का अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया है, उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसने सकल पर्यावरण उत्पादन यानी कि GEP, ठीक है, GEP का विचार दिया है, सकल पर्यावरणीय उत्पाद का यहाँ पर विचार दिया है, तो कौन सा वह उत्तराखंड में संगठन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर A हेस्को, ठीक है, यानी कि HESCO, ठीक है, HESCO, हेस्को उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में हेस्को का अगर पूरा नाम देखेंगे तो हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप पूरा नाम इसको आना चाहिए आपको, क्योंकि ये परीक्षाओं में आ जाएगा आपका, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, आपको पता होना चाहिए, HESCO, ठीक है। तो देखिए यह देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन आपका देहरादून में यह स्थित है। कहाँ स्थित है ये भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, देहरादून में स्थित है, जो कि एक प्रसिद्ध गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था है, यानी कि एक NGO है, ठीक है, गैर सरकारी है, जो हिमालय क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए काम करती है। तो किसके लिए काम करती है ये आपका, हिमालय क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण व ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए यह संस्था कार्य करती है। अब देखिए आगे इसकी स्थापना की बात करें तो, ठीक है, हेस्को की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्म भूषण से सम्मानित, ठीक है, कौन, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब, 1979 से 1983, ठीक है, इसके दौरान हुई थी, 1979 से 1983 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और देखिए डॉक्टर जोशी को पहाड़ों में उनके योगदान के लिए माउंटेन मैन भी कहा जाता है, ठीक है, माउंटेन मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माउंटेन मैन, क्योंकि काफ़ी योगदान इनका रहा है। माउंटेन मैन किसको जाना जाता है इस नाम से, तो यहाँ पर डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए साथियों, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन के बाद आपके कितने अन्य क्वेश्चन निकल के आ जा रहे हैं, 5 से 6 प्रश्न आपके निकल के आ जा रहे हैं, जो कि एक वीडियो में यदि हम लोग 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो से मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पसंद आया तो आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेली GS क्लास हम लोग लेके आ रहे हैं PYQ, ठीक है। अब देखिए इसमें GEP की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हेस्को की सबसे बड़ी उपलब्धि, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी, GEP, ठीक है, GEP यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद की अवधारणा है। जैसे देश के विकास को GDP से मापा जाता है, आपको पता ही है, जैसे कि देश के विकास को किससे मापा जाता है, आपको GDP से मापा जाता है, लेकिन वहीं पर्यावरण को कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है पर्यावरण को, यहाँ पर इसे नापने के लिए GEP फॉर्मूला है, ठीक है, क्या है आपका, GEP वाला आपका फॉर्मूला है। अब देखिए उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, ठीक है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहला राज्य है जिसने 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर आधिकारिक तौर पर अपने विकास के पैमाने में GEP को लागू किया, ठीक है। तो GEP लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य आपका कौन सा है, देश का पहला राज्य है। कब इसने किया है ये, 5 जून 2021। तो यहाँ पर 5 जून 2021 को GEP को लागू करने की मंजूरी दी थी, ठीक है, उत्तराखंड ने, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो कंटेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि बाकी अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे। फ्रेंड कैसा आपको ये लग रहा है कंटेंट, आपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।